हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार लैब असिस्टेंट यानी प्रयोगशाला सहायक के लिए फिजिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और टॉपिक वाइज टॉपिक जो है हम हर वीडियोस को कंप्लीट करते हुए आ रहे हैं। और हमने जो है अभी तक 7 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है अभी सेमी कंडक्टर यानी अर्धचालक। अर्धचालक के अंदर कल लास्ट क्लास के अंदर हमारा टॉपिक था कि पीएन संधि एज ए डायोड एंड उसके विभव धारा जो अभिलाक्षणिक थे, यानी कि पीएन जंक्शन डायोड एंड इट्स वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, फिर इसका मैंने सिंबल बताया था और मैंने आपको बताया था कि ये जो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व है ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स, एक होता है रिवर्स बायस यानी कि अग्र अभिनति अभिलाक्षणिक, और एक होता है उत्क्रम अभिनति अभिलाक्षणिक। तो हम बात करने वाले हैं अब अग्र अभिनति अभिलाक्षणिक के बारे में, यानी इसका जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा, आपको ये ग्राफ याद रखना है। ठीक है, तो आप ग्राफ बनाएंगे तो एक सेकेंड, स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं हम और ये लीजिए, ये और ये। ठीक है, और इसके अंदर अब आ जाएगा ये लो, एक सेकंड, ये तो छोड़िए, ऐसे ही बना देते। इस टाइप से इसका ग्राफ बन जाएगा। ये क्या है, ये तो है आपका वोल्टेज एक्स एक्सिस के ऊपर। ठीक है, ये इसका ओरिजिन और ये रिप्रेजेंट कर रहा है आई को। ठीक है, आई जो है वो है मिली एम्पियर के अंदर है, और ये ग्राफ आपका ऐसे चढ़ रहा है ए, फिर ये बी बिंदु, फिर आप सी, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, तो ये है अग्र अभिलाक्षणिक वक्र पीएन संधि का। इसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास में जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, करंट की वैल्यू भी एक एक्सपोनेंशियली बढ़ती जा रही है। तो ये जो ग्राफ है बस इसी को कहा जाता है बी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी अग्र अभिनति अभिलाक्षणिक। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। अब इसके अंदर क्या होता है कि एक पोटेंशियल आता है, एक विभव आता है, उसके बाद में आपका जो करंट है या जो धारा है उसका मान बहुत तेजी से बढ़ना स्टार्ट कर देता है। उस विभव को कहते हैं नी विभव, या हम ये कह सकते हैं कट इन विभव। तो आप यहाँ इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि जिस विभव पर धारा का मान तेजी से बढ़ना प्रारंभ होता है उसे डायोड का नी विभव या कट इन विभव कहा जाता है। ठीक है, तो अग्र अभिनति के अंदर तो क्या होगा, कट इन विभव होगा, और जब हम उत्क्रम अभिनति की बात करेंगे तब आ जाएगा ब्रेक डाउन वोल्टेज, जो कि मैं आपको पीछे समझा चुका हूं कि ब्रेक डाउन क्या होता है। ठीक है, तो ये अग्र अभिनति पूरा हुआ। अब हमारे बात करते हैं, ये ग्राफ केवल आपको याद रखना है। अब आप लिखेंगे उत्क्रम अभिनति अभिलाक्षणिक। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे, उत्क्रम अभिनति अभिलाक्षणिक के बारे में बात करेंगे। तो इसके अंदर भी आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधा सा इसका जो ग्राफ है वो याद रखना है। ठीक है, ये लो,
इसका ग्राफ बनेगा वो बना देते हैं बस। पहले इसमें स्लो 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 इंक्रीजमेंट होगी, फिर एकदम से बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, और फिर ये जो है आपका पूरा ऐसे इंक्रीज होता है। तो इसके अंदर भी क्या है, ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आई, क्या हो जाएगा, आई। लेकिन इसके अंदर आई जो होगा वो माइक्रो एम्पियर के अंदर होगा, और इधर जो है इसका आ जाएगा क्या, पोटेंशियल। और एक टाइम के बाद में सपोज करिए ये लगभग इस पॉइंट के ऊपर ये है ब्रेक डाउन वोल्टेज, क्या है, ब्रेक डाउन वोल्टेज है। तो ये जो पूरा क्षेत्र है आपका डैश डैश वाला, ये कहलाएगा भंजन क्षेत्र, क्या कहलाएगा, भंजन क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, तो ये इधर जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वोल्टेज को। ठीक, ये एक पॉइंट है जिस पॉइंट के ऊपर आपको क्या मिलेगा, भंजन विभव यानी ब्रेकडाउन वोल्टेज मिलेगा। समझ में आ गई बात। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या है, मैंने आपको बताया ही था कि आप वोल्टेज धीरे 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 बढ़ाते जाएंगे, लेकिन एक टाइम पर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि उसके बाद में आपका विभव के अंदर तो बहुत छोटा सा परिवर्तन भी करंट के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा देगा उसकी वैल्यू को। तो इसे जो है हम क्या कहते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो ये ब्रेक डाउन वोल्टेज, और ये है आपका उत्क्रम अभिनति अभिलाक्षणिक का ग्राफ। अब यहीं पर मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट करके इसी के पास में इसको मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, ये लीजिए। ठीक है, अब मैं इन दोनों का पी ए, देखो ये तो किसका हुआ, ये हुआ फॉरवर्ड बाइसिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स, ये हो गया रिवर्स बाइसिंग का। लेकिन अब मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ पूरे पी एन संधि का, यानी कि पी एन संधि का जो अभिलाक्षणिक वक्र होगा वो कैसा होगा। तो पी एन संधि अभिलाक्षणिक वक्र। ठीक है, तो पी एन संधि का अभिलाक्षणिक वक्र जो बनेगा वो कैसा होगा, तो उसमें कुछ भी नहीं है, दोनों के दोनों को आप मिक्स कर दोगे और कुछ नहीं करना। ठीक है, ये लो, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, और इसके अंदर आप इन दोनों को मिला दो। यानी जो आपका पहले तो आप बनाओगे फॉरवर्ड बाइसिंग वाला तो ऐसा बनेगा, और रिवर्स बाइसिंग वाला जो बनेगा वो भी कैसा बनेगा, ऐसे ऐसे करते 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 फिर ये और ये डैश 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 डैश। समझ में आ गई बात। तो जब दोनों ग्राफ को एक साथ बना दिया जाता है, ये इधर तो क्या होगा, इसका ब्रेक डाउन वोल्टेज, क्लियर है, ये वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेगा, और ये आपका करंट होगा, लेकिन फॉरवर्ड बाइसिंग में तो होगा मिली एम्पियर में, और जब रिवर्स बाइसिंग की बात आएगी तो आपके आ जाएगा माइक्रो एम्पियर में। क्यों, आपको पता है ना कि रिवर्स बाइसिंग के अंदर जो है प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर प्रतिरोध कम होता है, इसलिए तो ये पॉजिटिव करंट को रिप्रेजेंट करेगा, ये नेगेटिव। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये था आपके क्या, ये था आपके जो पी एन संधि है उसके अभिलाक्षणिक वक्र की जानकारी। फॉरवर्ड बाइसिंग बता दिया, रिवर्स बाइसिंग बता दिया, और फिर पी एन संधि का भी बता दिया। अब आप लोगों को ये पता ही होगा कि जो भी हमारे ये जो डायोड्स हैं ये ओम के नियम को फॉलो नहीं करते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि अगर ओम के नियम को ये फॉलो करते तो जितना वोल्टेज बढ़ता उतना ही करंट बढ़ता, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है, ये नॉन लीनियर होते हैं। तो हमें ये बात याद रखनी है कि डायोड जो है वो अरेखीय युक्ति है। तो ये चीज़ आप आगे नोट डाउन में लिखेंगे कि अरेखीय युक्ति है। ठीक है, ये अरेखीय युक्ति है तथा ओम्स लॉ का पालन नहीं करती है। ठीक है, तो ये जो डायोड युक्ति है ये एक तो अरेखीय युक्ति है, साथ ही साथ ये ओम्स लॉ का भी पालन नहीं करती है, और इसीलिए इसके अंदर
जो आपका करंट है डायोड के लिए, ये आपको यहाँ मैं लिखवा रहा हूँ, ये डायोड के लिए है समीकरण, ठीक है। जनरली इक्वेशन क्या होती है, V इज इक्वल टू आई आर, लेकिन डायोड के लिए तो डायोड के लिए एक अलग ही है। डायोड की इक्वेशन क्या हो जाएगी, I इज इक्वल टू आई एस मल्टीप्लाई एक्सपोनेंशियली क्यू वी अपॉन में के टी -1। समझ में आ गई बात। जहाँ पर Q की वैल्यू कितनी है, तो Q की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। K क्या है, तो बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। T क्या है, तो संधि का टेम्परेचर है। V क्या है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आपने यूज किया वो है। IS क्या है, तो सैचुरेशन करंट है। तो ये सब का आप यहाँ लिख सकते हैं। ये क्या है, संतृप्त धारा, ठीक, सैचुरेशन करंट। V क्या है, तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर। और K क्या है, तो बोल्ट्जमान कांस्टेंट। क्या है, बोल्ट्जमान नियतांक, ठीक है। T क्या है, तो संधि का ताप, जो ये आपके PN जंक्शन है इसका टेम्परेचर, ताप, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो आपका Q पता चल गया क्या है, IS क्या है, ये रहा, V क्या है पता चल गया, K क्या है पता चल गया, T पता चल गया, बस। तो ये है डायोड के लिए। मतलब जो आपका V इज इक्वल टू आई आर था, उसकी जगह अगर हम बात करें तो हमारे जो डायोड के लिए जो हमारा रिलेशन होगा I और V का, वो ये रिलेशन होगा, ठीक है। क्या रिलेशन होगा, I इज इक्वल टू आई एस इंटू एक्सपोनेंशियल क्यू वी अपॉन के टी -1। अब आप लोगों को पता है दोस्तों कि जो अग्र अभिनति है उसके लिए अगर हम बात करते हैं तो V जो है, पोटेंशियल जो है, वो धनात्मक होता है, ठीक है। तो अब आगे दो केस आ जाते हैं। आप यहाँ लिखेंगे फॉरवर्ड बायसिंग के लिए, ठीक है, FB के लिए। तो FB के लिए क्या हो जाएगा, FB के लिए जो है आपके एक्सपोनेंशियली QV अपॉन में KT, QV अपॉन में KT जो है वो ग्रेटर देन 1 होती है। तो इसका मतलब I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IS और एक्सपोनेंशियली QV अपॉन में KT, क्योंकि इसको तो हम नेगलेक्ट कर देंगे जो -1 आ रहा था उसको, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। और अगर हम बात करते हैं रिवर्स बाइसिंग के लिए, रिवर्स बाइसिंग के लिए RB के लिए, तो रिवर्स बाइसिंग के लिए क्या होगा, तो इसके लिए जो आपका एक्सपोनेंशियली QV अपॉन में KT जो है वो लेस देन 1 होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि I लगभग इक्वल होगा -IS के, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है कि उत्क्रम अभिनति में क्या रिलेशन होगा और आपके जो आपका अग्र अभिनति है उसमें क्या रिलेशन होगा, और फॉर्मूला क्या है वो आपको याद होना चाहिए, ठीक। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। तो अब जैसा कि हमने देखा कि डायोड के अंदर अगर पोटेंशियल भी है, धारा भी है, तो क्या रेजिस्टेंस, प्रतिरोध नहीं होगा, होता है, ठीक है। लेकिन प्रतिरोध आपका जो डीसी प्रतिरोध होता है वो नहीं हो करके यहाँ पर होगा डायनेमिक रेजिस्टेंस, यानी यहाँ पर प्रतिरोध जो होगा वो चेंजेबल होगा, वेरिएबल होगा। ऐसा नहीं है कि दूसरे जो कंपाउंड है कंडक्टर वगैरह के लिए जो V इक्वल टू आई आर होता है, R की वैल्यू फिक्स होती है, लेकिन डायोड के अंदर R की वैल्यू फिक्स नहीं होगी। तो आपको R की वैल्यू कैसे निकालनी है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ लिखेंगे डायोड प्रतिरोध, डायोड प्रतिरोध यानी कि डायोड रेजिस्टेंस।
अब डायोड के लिए जो रेजिस्टेंस होता है वो पहले आपको पता होना चाहिए कि कैसा होता है। तो कैसा होता है? गतिक प्रतिरोध होता है, गतिक प्रतिरोध। ठीक है, अब गतिक प्रतिरोध होता है और मैंने जैसा कि आपको बता दिया है कि फॉरवर्ड बाइसिंग में रेजिस्टेंस कम होता है, रिवर्स बाइसिंग में रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो हम दोनों ही केस के लिए अलग अलग अब निकाल लेंगे। तो पहले हम बात कर रहे हैं फॉरवर्ड बाइसिंग FB प्रतिरोध। ठीक है, तो FB प्रतिरोध के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, यानी फॉरवर्ड डायनेमिक रेजिस्टेंस, अग्र गतिक प्रतिरोध। तो अग्र गतिक प्रतिरोध जो होगा वो क्या हो जाएगा? RF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड बाइसिंग अग्र अभिनति विभव में अल्प परिवर्तन। ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा? फॉरवर्ड करंट FC में संगत परिवर्तन, यानी कि आपके अग्र अभिनति फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर आपने पोटेंशियल में जो छोटा सा चेंज किया, उस छोटे से चेंज के रेस्पेक्ट में जो आपका अग्र धारा है यानी फॉरवर्ड करंट है, उसमें कितना परिवर्तन आया? तो डेल्टा V अपॉन में डेल्टा I। तो ये आपका फॉरवर्ड बाइसिंग के टाइम पर जो गतिक प्रतिरोध होगा वो निकल करके आ जाएगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? तो ये आपको याद रखना है। दूसरा फॉर्मूला क्या कहता है कि रिवर्स बाइसिंग में प्रतिरोध। तो रिवर्स बाइसिंग में प्रतिरोध क्या हो जाएगा? यही होगा। कैसे? बस देखो, RB यानी कि सॉरी RB नहीं, RR यानी कि रिवर्स बाइसिंग के टाइम पे जो उसका रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा? और वो उसमें भी वही हो जाएगा कि उत्क्रम यानी रिवर्स वोल्टता में अल्प परिवर्तन, उत्क्रम वोल्टता में अल्प परिवर्तन बट्टे क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्क्रम धारा में संगत परिवर्तन। उत्क्रम वोल्टता में जो परिवर्तन हुआ वो बट्टे उत्क्रम धारा में संगत परिवर्तन जो होगा वही। तो इसमें भी हम वही कह सकते हैं, डेल्टा VR अपॉन में डेल्टा VIR। ठीक है, यहाँ आप FF लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फॉरवर्ड बाइसिंग को आप रिप्रेजेंट इसमें करिए और उसमें करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर जो आपका ये जो भी इसका प्रतिरोध होता है किसमें? रिवर्स बाइसिंग के अंदर। वो रिवर्स बाइसिंग के अंदर इसका जो रेजिस्टेंस है वो शो किया जाता है मेगा ओम में, यानी 10⁶ ओम की पावर में होता है। जबकि फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर इसकी रेंज होती है 1 से 100 ओम तक। ठीक है, तो फॉरवर्ड बाइसिंग के टाइम पे प्रतिरोध लगभग जो होगा वो 1 से लेकर 100 तक ओम में होगा, जबकि रिवर्स बाइसिंग के टाइम पर यह प्रतिरोध 10⁶ यानी मेगा ओम की कोटि का होगा, यानी कि 2 × 10⁶, 4 × 2 × 10⁶, इस टाइप से बहुत ज़्यादा होगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो ये था आपका डायोड प्रतिरोध, जिसको मैंने आप सभी लोगों के सामने अच्छे से क्लियर कर दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। माना कि तेरे लक्ष्य की दौड़ में लोग 1000 हैं। माना कि तेरे लक्ष्य की दौड़ में लोग 1000 हैं, पर पा लेगा तू लक्ष्य को अगर तुझे तेरे सपने से प्यार है।
अगर तुझे तेरे सपने से प्यार है, हौसला बना ही लिया ऊंची उड़ान का, हौसला बना ही लिया ऊंची उड़ान का, तो कद नापना बेकार है आसमान का, तो कद नापना बेकार है आसमान का। जब आप लोगों ने दोस्तों सोच ही लिया कि हमें लैब स्टूडेंट बन के रहना है, तो फिर ये नहीं सोचना कि एग्ज़ाम डेट आ रही है, हमारी फिजिक्स तैयार नहीं हो रही, हमारी केमिस्ट्री तैयार नहीं होगी। सब तैयार होगा, बस आपको ज़रूरत है कंटिन्यूटी बनाए रखने की और साथ के साथ पढ़ते रहने की, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की। और आप सभी लोगों को मैंने जैसा कि बता रखा है कि आप सभी लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, तभी आप लोगों को बेनिफिट होगा, अन्यथा केवल थ्योरी की क्लासेस से कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, चलिए अब हम बात कर रहे थे डायोड प्रतिरोध की, उसके आगे की बात करते हैं। तो रिवर्स ब्रेकडाउन जो होते हैं वो दो टाइप्स के हो सकते हैं या दो प्रक्रम की वजह से हो सकते हैं। एक है एवेलांसी भंजन और एक होता है जेनर भंजन, यानी कि एवेलांसी ब्रेकडाउन और एक है जेनर ब्रेकडाउन। तो इन दोनों के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो आप लिखेंगे अब उत्क्रम भंजन। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे? उत्क्रम भंजन यानी कि रिवर्स ब्रेकडाउन के बारे में बात करेंगे। अब जैसा कि आप लोगों को पता है, रिवर्स बायस में डायोड पर जो विभव का एक निर्धारित मान आप कर देते हैं, उस निर्धारित मान की सीमा को जब आप क्रॉस कर देते हैं तो धारा जो है पहले धीरे 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 बढ़ते बढ़ते फिर एकदम से बढ़ना स्टार्ट कर देती है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? रिवर्स ब्रेकडाउन कहते हैं। और जिस वोल्टेज के ऊपर यह होता है उसे कहा जाता है ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक है, यह आप लोग जानते हैं। तो अभी जो ब्रेकडाउन है ये दो प्रक्रम में या दो क्रियाविधियों में से किसी एक के कारण होता है। तो पहली क्रियाविधि, अब या तो आप इसकी डेफिनेशन लिख लें उत्क्रम भंजन की। चलिए, तो आप लिखेंगे रिवर्स यानी उत्क्रम अभिनति रिवर्स बायस में डायोड पर विभव का मान एक निर्धारित सीमा VB से अधिक करने पर उत्क्रम धारा अल्प न रहकर तेजी से बढ़ती है। इस प्रक्रिया को डायोड का उत्क्रम भंजन तथा जिस विभव यानी ब्रेकडाउन वोल्टेज VB पर यह प्रारंभ होता है उसे भंजन विभव कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? भंजन विभव कहते हैं। अब ये जो भंजन है ये दो टाइप्स के होते हैं। पहला भंजन है एवेलांसी भंजन। ठीक है, एवेलांसी भंजन यानी एवेलांचे ब्रेकडाउन। और दूसरा आपका है जेनर
भंजन यानी जेनर ब्रेकडाउन। ठीक है, चलिए तो अब हम बात कर रहे हैं एवेलांसी भंजन के बारे में। तो आप लिखेंगे एवेलांसी भंजन। अब हम समझेंगे कि ये जो एवेलांसी भंजन है ये आखिर क्या होता है। ठीक है, तो देखिए एवेलांसी भंजन क्या होता है। तो उत्क्रम अभिनति विभव के उच्च मानों पर P व N क्षेत्रों के अल्पसंख्यक आवेश जो होते हैं बहुत ही, देखो क्या होता है, रिवर्स बायस विभव में उच्च मान पर कौन है, P और N क्षेत्र जो हैं वो बंधे हुए हैं। उसमें जो अल्पसंख्यक आवेश होते हैं वे बहुत ज़्यादा उच्च वेग में से त्वरित होकर के जब इस संधि को, जो आपके PN संधि होती है, उस संधि को पार करते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर जो प्रेजेंट होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजी जो आबंध वो टूटते हैं। ठीक है, और वो टूटने से एक नए इलेक्ट्रॉन होल्स का युग्म बनता है। ठीक है, अब ये जो आवेश वाहक भी यहाँ पर जो होंगे वो क्या होंगे, त्वरित होंगे और नए इलेक्ट्रॉन होल्स का उत्पादन करते रहते हैं। अब ये क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन होल्स का जो बनने का प्रोसेस है वो संचयी रूप से होता रहता है और उसके कारण ये जो अल्पसंख्यक धारावाहक थे वो फिर क्या कर देते हैं, धारा जो है उसमें धीरे धीरे वृद्धि करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब धारा बढ़ना स्टार्ट करती है तो उसमें एकाएक फिर बढ़ जाती है और जो एकाएक धारा बढ़ गई है उसे ही, इस प्रक्रम को, इस प्रक्रिया को फिर एवेलांसी भंजन कहते हैं। ठीक है, अगर धारा के ऊपर फिर नियंत्रण नहीं रखा जाए तो धारा से उत्पन्न जो ऊष्मा है उसकी वजह से डायोड जो है वो क्षतिग्रस्त होने की संभावना रहती है। तो इसके क्षतिग्रस्त होने से पूर्व ही अगर हम जो हमारा वोल्टेज था उसकी वैल्यू को कम कर दिया जाए तो डायोड में धारा फिर कम हो जाती है और डायोड जो है वो पुनः फिर संतृप्त व्यवहार करना स्टार्ट कर देता है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है बेसिकली कि आपके जो नए इलेक्ट्रॉन होल युग्म मुक्त हो जाते हैं और फिर वे क्या करते हैं, आवेश वाहक को त्वरित होकर के नए इलेक्ट्रॉन युग्म उत्पादित करते हैं। फिर यह प्रक्रिया संचय होती है और जिसके कारण अल्पसंख्यक धारावाहक की संख्या में तेजी से वृद्धि होती है और धारा जो है उत्क्रम धारा एकाएक बढ़ जाती है। तो आप यहाँ लिखेंगे कि नए इलेक्ट्रॉन होल युग्म, नए इलेक्ट्रॉन होल युग्म मुक्त होते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है भाई, जब हाई वोल्टेज के साथ आ रहे हैं तो नए इलेक्ट्रॉन युग्म जो है वो मुक्त होते हैं और मुक्त होते हैं। फिर ये आवेश वाहक भी, यह आवेश वाहक भी त्वरित होकर नए इलेक्ट्रॉन होल युग्म उत्पादित करते हैं। ठीक है, यह प्रक्रिया संचय यानी कि कम्युलेटिव संचय होती है जिस कारण अल्पसंख्यक धारा वाहकों की संख्या में तेजी से
वृद्धि, तेजी से वृद्धि होती है, वह उत्क्रम धारा एकाएक बढ़ जाती है। ठीक है, यह प्रक्रिया एवेलांसी भंजन है। ठीक है, तो ये जो पूरी प्रक्रिया है कि भाई उसका रिवर्स फॉरबाइजिंग के अंदर क्या होगा कि जो आपका पोटेंशियल दे रखा है उस पोटेंशियल के ऊपर जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बहुत ज़्यादा आवेशित होकर के इस संधि को पार करेंगे। संधि को पार करने पर नए इलेक्ट्रॉन होल युग्म बनेंगे। वो फिर इलेक्ट्रॉन युग्म जो है वो आवेशवाहक फिर त्वरित होकर के नए इलेक्ट्रॉन युग्म उत्पादित करते रहते हैं और ये प्रक्रिया क्युमुलेटिव रूप से संचयी रूप से चलती रहती है, जिस कारण अल्पसंख्यक धारा वाहक की संख्या में तेजी से वृद्धि होती है और उनसे फिर उत्क्रम धारा जो है वो एकाएक बढ़ जाती है और यह प्रक्रिया एवेलांसी भंजन कहलाती है। ठीक है, चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं जेनर ब्रेकडाउन के बारे में, यानी जेनर भंजन के बारे में। ठीक, चलिए तो दूसरे के बारे में बात करते हैं। तो आप दूसरा पॉइंट लिखेंगे जेनर भंजन। जेनर भंजन क्या कहता है? तो जेनर भंजन जो है ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डायोड जो होता है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा अधिक, हम ये कह सकते हैं, डोपिंग कर दिया जाता है। और जब ज़्यादा डोपिंग होती है तो डोपिंग की वजह से जो अवक्षय परत है, डिप्लेशन लेयर है, वो पतली होती है। ठीक है, अब जब वो पतली होगी तो ऐसी स्थिति में क्या होगा दोस्तों कि जो हमारा रिवर्स बायस में जो पोटेंशियल चाहिए होता है वो कम चाहिए होता है, तो वो कम मान पर भी संधि पर जो है विद्युत क्षेत्र को तीव्र कर देता है और जिससे संधि के जो पास में कोवेलेंट बॉन्ड थे यानी सहसंयोजी आबंध में जो इलेक्ट्रॉन थे उनके ऊपर पर्याप्त बल लगता है और ये आबंध फिर क्या होते हैं, टूट जाते हैं। उनके टूटने के कारण धारावाहकों की संख्या में वृद्धि होती है। धारावाहकों की संख्या में वृद्धि होगी तो धारा में वृद्धि होगी और इस प्रक्रिया को जेनर भंजन कहा जाता है। तो आप लिखेंगे यह प्रक्रिया ऐसे डायोड में होती है जिनमें अपेक्षाकृत अधिक डोपिंग होने के कारण अवक्षय परत पतली होती है। ठीक है, अवक्षय परत जो है वो पतली होती है। ऐसी स्थिति में उत्क्रम अभिनति विभव के डोपिंग होने के कारण अवक्षय परत पतली होती है। ऐसी स्थिति में उत्क्रम अभिनति विभव के अपेक्षाकृत कम मान पर भी संधि यानी जो आपका जंक्शन बना है उस संधि पर विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड तीव्र हो जाता है।
जिससे संधि के निकट सहसंयोजी आबंध यानी कोवेलेंट बॉन्ड्स जो बंधे हुए हैं ना वो के इलेक्ट्रॉनों पर पर्याप्त बल लगता है, ठीक है। ये आबंध जब बल लगेगा तो वो आबंध जो है वो टूट जाते हैं, ये आबंध टूट जाते हैं। इस कारण अल्पसंख्यक धारा वाहकों की संख्या में वृद्धि होती है, ठीक है। वह धारा का मान तेजी से बढ़ता है। इस प्रक्रिया को जेनर भंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जेनर भंजन कहा जाता है। समझ में आ गई बात? तो जेनर डायोड ये जेनर भंजन क्या है ये आप लोगों के समझ में आ चुका होगा। आपके सिलेबस में भी है जेनर डायोड, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। आपके सिलेबस में मेंशन है कि जेनर डायोड क्या होता है, बताइए, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। तो आप लोग क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन, ठीक। क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी पीएन संधि डायोड का फॉरवर्ड बाइसिंग की यानी कि अग्र अभिनति की स्थिति में गतिक प्रतिरोध 25 ओम है, ठीक है। फॉरवर्ड बाइसिंग वोल्टेज अग्र अभिनत विभव में कितना परिवर्तन किया जाए कि फॉरवर्ड करंट FC में 1 मिली एम्पियर का परिवर्तन हो जाए, ठीक है। ये आपको याद रखना है। क्या पूछा है? देखिए कि भाई कोई पीएन संधि डायोड है, वो जो है आपका अग्र अभिनति यानी फॉरवर्ड बाइसिंग की स्थिति में है, तब उसका प्रतिरोध है 25 ओम। तो अग्र अभिनति विभव फॉरवर्ड बाइसिंग वोल्टेज में कितना परिवर्तन किया जाए कि
उसका जो फॉरवर्ड करंट है यानी अग्रधारा है उसमें 1 मिली एम्पियर का परिवर्तन हो जाए। तो आप लोग जानते हैं कि फॉरवर्ड बाइसिंग के टाइम पर गतिज प्रतिरोध होता कितना है, तो आर एफ इज इक्वल टू होता है डेल्टा वी एफ अपॉन में डेल्टा आई एफ, ये होता है। अब डेल्टा वी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आर एफ गुणा डेल्टा आई एफ, ठीक है। आर एफ की वैल्यू कितनी है, 25 ओम, तो 25 ओम गुणा 1 मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर का मतलब हुआ 1 × 10⁻⁻3, ठीक है, कितना हो गया एम्पियर, ये हुआ 25 ओम इंटू 1 × 10⁻³ एम्पियर। तो ये हो जाएगा हमारे कितना, ये हो जाएगा 25 × 10⁻³ मिली वोल्ट। कितना हो जाएगा 25 × 10⁻³ सॉरी ये मिली यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं 25 मिली वोल्ट। तो आपके अग्र अभिनत विभव में कितना परिवर्तन करना पड़ेगा, 25 मिली वोल्ट का परिवर्तन करने पर हमें करंट में 1 मिली एम्पियर का परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो इस टाइप से आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चंस करने आने चाहिए। अब दोस्तों ये था हमारा जो पीएन जंक्शन वो होता है पूरा। तो अब हमारे देखिए लगभग 50 पेज की पीडीएफ हमने पढ़ ली है अभी तक। तो हम देखिए क्या क्या पढ़ चुके हैं, वापस से याद दिला देता हूँ। आज हमने अभी तक जो पढ़ा वो पीएन संधि था, वो पूरा हो चुका है। तर्क द्वार हमारे 6 के 6 कंप्लीट हो चुके हैं, 5 मेन है और एक लास्ट में मैंने बताया था अगले वीडियो में एग्जॉस्ट, जिसमें मैराथन क्लास ली गई थी मेरे द्वारा, ठीक है। अब हमारे को पढ़ना क्या है, ट्रांजिस्टर और डायोड दिष्टकारी के रूप में और जिनर डायोड। तो जिनर डायोड और ट्रांजिस्टर बाद में पढ़ेंगे, अभी हम जो है पढ़ लेंगे क्या कि डायोड दिष्टकारी के रूप में। तो डायोड जो दिष्टकारी के रूप में है वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर यानी अर्ध तरंग दिष्टकारी, एक होता है पूर्ण तरंग दिष्टकारी। उसके बाद में आपका डायोड दिष्टकारी के रूप में भी हो जाएगा पूरा। उसके बाद में जब हमारा आएगा जेनर डायोड, और जेनर डायोड के बाद में हमारा जो है एक अलग ही टॉपिक चलेगा ट्रांजिस्टर, जिसके बारे में हम बात करेंगे। और ट्रांजिस्टर के अंदर जैसा डायोड में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, ट्रांजिस्टर में 3 इलेक्ट्रोड होंगे, बस उसके बारे में बात करनी है। फिर हमारा ये टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग देख रहे होंगे कि आपका सिलेबस धीरे धीरे कंप्लीट होता जा रहा है। आज हमारी 19 मई है, तो आज से दोस्तों 19 मई से आज अच्छा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है आज 19 मई को, ठीक है। तो आज 19 मई के दिन 19 मई के दिन दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि हमारा जो है लगभग कितना, देखिए लगभग 7 टॉपिक पूरे हो चुके हैं, 8वां टॉपिक भी कंप्लीट होने वाला है। और अभी हमारे पास में मई के लगभग 11 या 10-11 दिन मान सकते हैं, इतने दिन है हमारे पास में। 10-11 दिन में से अगर संडे आएगा तो क्लास नहीं होगी, तो 10-11 दिन हैं। 10-11 दिन के अंदर हम जो है चाहते हैं कि बस ये अगर सेमीकंडक्टर भी हो गया तो अगले 5 से 6 दिन में फिर आपके जो 2 बचे हुए टॉपिक है वो हो जाएंगे, क्योंकि जो एटम वाला बोर्स मॉडल जो है वो मैं एक ही क्लास के अंदर पूरा करने वाला हूं। उसका कंटेंट बनना तैयार हो चुका है, उसके लिए कंटेंट तैयार हो जाएगा। उसमें क्या होगा, पहले से लिखा हुआ रहेगा ताकि मैं फटाफट से समझा दूं और उस टॉपिक को हम जल्दी कंप्लीट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का प्यार इसी तरह बना रहे, आप सभी लोग अपना प्यार बनाए रखिएगा, तो हमें भी आप लोगों की से मोटिवेशन मिलता है, फिर हम भी आप लोगों के लिए आगे से आगे क्लासेस लेकर के आ सकते हैं। धन्यवाद। लव यू ऑल ऑफ यू। टेक केयर। थैंक यू सो मच। बाय।